हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, प्रयोगशाला परिचारक के लिए हम लोग साइंस का जो सेक्शन है वो शुरू करने वाले हैं। साइंस में इसमें जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए मेनली क्लासेस होंगी, उसमें हम लोग एमसीक्यू सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें कि आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी के जितने फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। आज से हम लोगों का भौतिक विज्ञान का क्लास शुरू है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो इसका शॉर्ट नोट्स जो है वो बना सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में रिवीजन में ईज़ी होगा। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऊष्मा। ऊष्मा से रिलेटेड यहाँ पर कुछ वन लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये देख लेते हैं। देखिए, लिखा है फर्स्ट कि 0 केल्विन किसके इक्वल होता है। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन किसके इक्वल होता है। तो यहाँ लिखा है -273 डिग्री सेंटीग्रेड की। देखिए, जब भी केल्विन दिया होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिखा है क्वेश्चन में 300 केल्विन है और इसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो केल्विन है उसका फॉर्मूला होता है सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सेंटीग्रेड निकालना होगा तो आप क्या करेंगे। ये जो केल्विन है, ठीक है, ये जो -273 है, ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा और आपका सेंटीग्रेड का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर आपके पास 300 केल्विन है तो ये केल्विन के वैल्यू की जगह चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 300 केल्विन और यहाँ पे 273 हो जाएगा। ठीक है, और सेंटीग्रेड में निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका सेंटीग्रेड में चेंज हो गया। तो अगर बोल सकते हैं कि 300 केल्विन जो होगा वो सेंटीग्रेड में 26 केल्विन के बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पर यहाँ पर 0 केल्विन का वैल्यू पूछा है जो कि कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, लिखा है परम शून्य को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो लिखा है कि वह तापमान जिस पर सब आणविक गति क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, उसे परम शून्य ताप कहते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ बोल दिया कि क्या होता है इसमें ना जो सभी आणविक गति है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है। और ये जो तापमान है वो 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल होता है। यानी कि बोल सकते हैं 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों क्या हो जाएगा, परम शून्य ताप हो जाएगा। याद रखिएगा कि इस तापमान पर अणु परमाणु कंपन भी बंद कर देते हैं, यानी कि कोई भी ऊष्मा ऊर्जा यहाँ पर नहीं बचती है। मैंने बताया कि परम शून्य का जो तापमान है वो केल्विन में 0 डिग्री केल्विन होता है, सेंटीग्रेड में -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा और ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे तो याद रखिए वो हो जाएगा -459.67 फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा इसको। जो परम शून्य ताप है उसके बारे में तीसरा ऊष्मागतिकी का नियम, जिसे हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें ये बोला गया है कि कोई भी वस्तु जो है वो परम शून्य तापमान पर कभी भी नहीं पहुंच सकती, कभी भी नहीं पहुंच सकती। सिर्फ क्या हो सकता है, उसके करीब जा सकती है। मतलब एग्जैक्ट 0 डिग्री केल्विन नहीं हो सकती, उसके करीब जा सकता है उसका टेम्परेचर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर आगे देखिए, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है। क्यों नहीं पिघलती है, क्योंकि जो बुरादा होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। देखिए, अगर इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझे तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए ये बर्फ का टुकड़ा है और यहाँ साफ साफ बोला है कि ये ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि थर्मल इंसुलेटर होता है। यानी कि अब ये बाहर से बर्फ एक ऐसी परत बना देता है, एक ऐसा मतलब लेयर बना देता है जो कि बाहर की गर्मी को बर्फ तक पहुंचने से क्या करेगा, रोकेगा, और बर्फ की जो ठंडक है उसको भी बाहर जाने से रोकेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि बर्फ जो है वो धीरे धीरे पिघलेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने फ्रीजर से बर्फ निकाला होगा जो इस तरीके की ट्रे में रखी होती है, ठीक है,
तो अगर आप लोग उसको बाहर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जल्दी पिघलने लगेगी। लेकिन मान लीजिए कि उस बर्फ़ को आपने क्या किया, एक कटोरी में जो है वो डाल दिया और उसके बाद उसे बुरादे से ढक दिया। तो अब आप पाएँगे कि जो बर्फ़ है वो कई घंटों तक सेफ़ है, नहीं पिघल रही है। अब आइए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जल का जो क्वथनांक है वो क्या होगा? तो याद रखिए कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जल का जो क्वथनांक है, वो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा पर्वतीय क्षेत्रों में। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि क्वथनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत से लोगों को क्वथनांक नहीं समझते होंगे। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है समुद्र तल से। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले समझिए, क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जिस पर बेसिकली जो वायु दाब होती है, मतलब वाष्प दाब जो होती है, वो वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाती है। याद रखिए, वेपर का जो प्रेशर होता है, वीपी लिखते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाती है। वीपी इज इक्वल टू एपी, यानी कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो हाइट पर जाने पर दाब घटता है, आप लोगों को पता होगा, प्रेशर क्या होता है, घटता है। पर्वतीय क्षेत्रों में हवा भी पतली हो जाती है। पतली का मतलब विरल हो जाती है, ठीक है, सघन नहीं रहती है, वहाँ डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि वहाँ पर वायु दाब जो हो जाता है वो कम हो जाता है। चूंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर वाष्प दाब को वातावरण के दाब के बराबर होना होता है, और क्या होता है कि जो वातावरण का दाब है वो पर्वत पर कम हो जाता है। इसीलिए जल को उबलने के लिए कम तापमान ही पर्याप्त होता है। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में जल जो होता है वो कम तापमान पर उबलने लगता है, जबकि समुद्र तल पर उससे थोड़ा ज्यादा तापमान पर उबलता है। अगर इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जब पर्वतीय क्षेत्र जो होता है वहां पर खाना पकाने में क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जल जो है वो जल्दी उबलता है, लेकिन उसका तापमान जो होता है वो कम होता है, जिससे खाना जो है वो बहुत लेट से पकता है। इसीलिए अक्सर वहां पर प्रेशर कुकर का यूज किया जाता है, ताकि अंदर का दाब जो है वो ज्यादा रहे और जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वापस से फिर से 100 के करीब पहुंच जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का जो वाष्प दाब है वो जल्दी से वायु दाब के बराबर हो जाता है। टोटल मिला के आपको ये वाला जो मैंने बताया, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एपी। पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा होने की वजह से ही क्या हो जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक कम होता है समुद्र तल से। अब जैसे जैसे जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होने लगेगा। फिर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो ये है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। किसका यूज किया जाता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखिए, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक यानी कूलेंट का यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा फ्रेऑन। क्या हो जाएगा? फ्रेऑन। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो याद रखिए, दूर से जो चमकता हुआ पिंड है उसके तापमान को नियंत्रण करने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। देखिए, जो पायरोमीटर है वो एक ऐसा उपकरण होता है जो कि बहुत अधिक टेम्परेचर को क्या कर देता है, मेजरमेंट कर देता है। जैसे देखिए, खासकर ये उन जगहों पर यूज में आता है जिनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पर सामान्य थर्मामीटर का यूज नहीं किया जा सकता, वहाँ पायरोमीटर का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लोहे की जो फैक्ट्री होती है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको मापने के लिए भी पायरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, दूर से चमकते पिंड के टेम्परेचर के लिए। ग्लास फैक्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, कांच को पिघलाने के लिए बहुत से मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर का भी जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, पायरोमीटर यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद उद्योगों में किया जाता है, वैज्ञानिक प्रयोगों में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टील की फैक्ट्री है। क्या है? एक स्टील की फैक्ट्री, इसको इरेज कर लेते हैं। स्टील की फैक्ट्री है जहाँ बेसिकली जो लोहा है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाया जा रहा है। वहाँ कोई भी इंसान थर्मामीटर जो लेकर
पास जाए ऐसा सोच सकता है? बिल्कुल नहीं सोच सकता है। ठीक है? ऐसे में क्या करना होता है? ऐसे में दूर से इंफ्रारेड पायरोमीटर उस धातु की ऊष्मा विकिरण को पकड़ता है और एकदम सटीक तापमान बता देता है। फिर आगे देखिए चालन, संवहन, विकिरण और चालन तथा संवहन दोनों में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? बताइए। तो याद रखिएगा संवहन, याद रखिएगा संवहन में उच्च तापमान से निम्नतम तापमान पर ऊष्मा का क्या होता है? संवहन होता है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले चालन समझ लेते हैं, फिर संवहन समझ लेते हैं, फिर विकिरण समझ लेते हैं। ठीक है, ये तीनों समझ लेते हैं। चलिए आइए देखिए, जो चालन होता है, चालन में बेसिकली क्या होता है, जो हीट होती है या फिर जो ऊष्मा होता है, उसका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है, सीधा प्रवाह होता है, उसे बोलते हैं चालन। चालन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मल कंडक्शन यानी कि ऊष्मा चालन, और दूसरा होता है विद्युत चालन जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। देखिए, जब जो ऊष्मा है वह किसी एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु के संपर्क में आती है तो उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। लेकिन विद्युत चालन किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए किसी एक पदार्थ से होकर कोई मतलब विद्युत धारा बहती है, ठीक है, और वह क्या होती है, किसी दूसरे माध्यम के संपर्क में आती है तो उसे विद्युत चालक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिजली का जो तार है वो तांबे का बना होता है। क्यों तांबे का बना होता है? क्योंकि वह विद्युत का चालक होता है। और आप लोगों को पता है जैसे कि अगर मान लीजिए कि ऊष्मा चालन का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि जैसे मान लीजिए ये चाय का आपका कप है, ठीक है, चाय के कप में आपने क्या कर दिया, एक स्पून को ऐड किया, ठीक है। अब स्पून भी आप देखेंगे कि चाय के साथ साथ थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। तो यह किसके वजह से हुआ है? कंडक्शन की वजह से हुआ है, चालन की वजह से हुआ है। इतना आपको चालन के बारे में याद रखना है। अब देख लेते हैं संवहन क्या होता है। देखिए, संवहन जो है, संवहन को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं संवहन को? संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन। संवहन को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। याद रखिएगा कि यह भी हीट ट्रांसफर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, देखिए, इस पे ऊष्मा का जो संचार होता है यानी हीट ट्रांसफर जो होता है वो किसी द्रव के अंदर कणों की गति के कारण होता है। यानी संवहन एक तरीके से बोल सकते हैं ये किसी भी द्रव्य पदार्थ के अंदर होने वाली क्रिया है। संवहन कैसे होता है? जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई भी तरल पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कोई भी तरल पदार्थ है या फिर गैस, दोनों दोनों क्या की जाती है? गर्म की जाती है, दोनों को हीट दिया जाता है और दोनों क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो उसमें जो कण होते हैं वो ऊर्जा प्राप्त करके हल्के हो जाते हैं। ऊर्जा प्राप्त करके क्या हो जाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने बॉईल करने के लिए पानी जो है वो चढ़ाया हुआ है गैस पे। अब ये जो है पहले जब ठंडा पानी था तो इसके जो कण थे वो एकदम स्ट्रांगली क्या थे? अटैच थे। लेकिन जब हम लोगों ने क्या किया, गैस ऑन किया और उसको हीट दिया तो उस वजह से क्या होने लगा कि जो उसमें बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी कण हैं, वो क्या हो जाते हैं, अब हल्के हो जाते हैं और ऊपर की ओर उठने लगते हैं और फिर यही बाद में क्या हो जाते हैं, वेपर बनकर ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो इस प्रकार से एक क्या होता है, एक सर्कुलेशन बनता है, चक्र बनता है जिससे कि ऊष्मा का संचार होता है। इसे क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। देखिए, संवहन के एग्जाम्पल को जिस तरीके से मैंने बताया कि पानी गर्म करना हो सकता है या फिर हवा का बहना होता है। जैसे देखिए गर्मी में क्या होता है ना, जो ये मतलब जो पृथ्वी होती है, कैसी, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो बेसिकली जमीन वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, गर्म होता है गर्मी के टाइम पे। अब जब हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है तो ठंडी हवा क्या हो जाती है, उसकी जगह लेने लगती है। जैसे मान लीजिए गर्म हवा ऊपर की ओर जा रही है हल्की हो के, तो अब क्या होगी, ठंडी हवा उसकी जगह ले लेगी। यही क्या हो जाता है, हवा का संवहन चक्र होता है। रूम हीटर से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो रूम हीटर है उससे क्या होती है, उससे गर्म हवा निकलती है रूम हीटर से। अब वो गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है और कमरे में संवहन के कारण पूरा रूम जो होता है वो गर्म हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो जब भी पदार्थ में अगर लेना हो, किसी भी ठोस पदार्थ में, तो ठोस पदार्थ में चालन होता है। संवहन जो होता है वो गैसों और द्रव्यों में होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो क्या आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैम संवहन की प्रक्रिया ठोस पदार्थों में हो सकती है? जिस प्रकार चालन जो है वो लोहे की धातु, एल्यूमीनियम की धातु सब में होती है, उस प्रकार से संवहन भी लोहे और एल्यूमीनियम में हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं हो सकती है। क्योंकि संवहन की जो प्रक्रिया है, जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, कन्वेक्शन की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली लिक्विड्स और गैसेज़ में ही होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आगे देखिए, आगे है चालन। चालन क्या होता है? चालन हम लोगों ने पढ़ लिया, विकिरण हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, विकिरण का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को ये समझना चाहिए, जैसे मान लीजिए जो सूरज है वो हम लोगों को क्या करता है? ऊर्जा देता है। तो यह विकिरण का एग्जाम्पल है। जैसे देख लीजिए, विकिरण जो है वो वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो ऊष्मा है या फिर जो ऊर्जा है वो क्या होता है? तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के संचारित होता है। इस बात को याद रखिएगा, इसमें मीडियम की नीड नहीं होती है। विकिरण में मीडियम की नीड नहीं होती है और जो विकिरण है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। याद रखिएगा कि विकिरण में ऊष्मा का संचार किसी माध्यम के नीड के साथ नहीं होता है और इसमें वैक्यूम में भी ये जो प्रक्रिया है विकिरण, वो वैक्यूम में भी हो सकता है। सबसे पहले तो सूर्य की गर्मी का पृथ्वी पर आना किस प्रकार का एग्जाम्पल है, ठीक है? मान लीजिए ऑप्शन में लिखा रहेगा चालन, संवहन, विकिरण, तो आप लोगों को याद होना चाहिए विकिरण। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पीसीएस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जैसे देख लीजिए, जो अंगीठी है उसके सामने बैठना। अंगीठी का मतलब होता है कोई भी, जैसे सिगड़ी वगैरह आप लोग जलाते हैं या फिर हीटर वगैरह हो गया, ठीक है? जब भी आप किसी उस तरीके के स्थान पर बैठते हैं तो बिना उसे छुए ही आपको क्या होने लगता है? गर्मी महसूस होने लगता है। यह भी कहीं न कहीं रेडिएशन का ही एग्ज़ाम्पल हो सकता है। फिर आप लोग धूप में खड़े रहते होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को धूप को छूना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बिना शरीर मतलब बिना जो है वो किसी चीज़ को छुए, बिना किसी के संपर्क में आए भी आपको धूप में खड़े होने पर क्या होती है? गर्मी लगने लगती है। यह भी क्या हो जाएगा? विकिरण का ही एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये जो है वो समझ में आया होगा कि चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है। तीनों का इंग्लिश में नाम भी याद होना चाहिए। पहला क्या हो जाएगा? क्या मैंने बताया था? कंडक्शन। सेकंड बताया था संवहन को क्या बताया था? कन्वेक्शन। और विकिरण को मैंने बताया रेडिएशन। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है? ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो ये तो मैंने अभी जस्ट बताया था, रेडिएशन, विकिरण। अब आगे देखिए लिखा है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बने रहती है? तो पारद। इस बात को याद रखिएगा। फिर है तरल पदार्थ के बॉइलिंग पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? नियत रहता है। फिर उसके बाद देखिए, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? यह हो जाएगा स्थलीय विकिरण। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कि जब बर्फ बनता है तो जल की जो एंट्रोपी होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। अब देखिए एंट्रोपी क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो एंट्रोपी का जो मेन जो बोल सकते हैं मीनिंग है वो है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, सिस्टम जो कि बेसिकली क्या है? बिल्कुल अव्यवस्थित है या फिर उसमें रैंडमनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसे हम बोलते हैं एंट्रोपी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि ये बताता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम है, उसमें कितनी ऊर्जा ऐसी है, कितनी एनर्जी ऐसी है जो कि यूज़फुल नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है? और सिस्टम कितना बिखरा हुआ या फिर अनिश्चित हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में सब कुछ सही जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर रखा होना चाहिए, ठीक है? जो जो किताबें हैं, जो कपड़े हैं, जो बैग है, वो सब कुछ बिल्कुल ही व्यवस्थित रूप से रखा गया है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कमरा कम अव्यवस्थित है। उसी प्रकार से जल जब बर्फ बनेगा तो उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी, यानी अव्यवस्था जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि बर्फ का तो एक निश्चित शेप होता है ना, बिल्कुल। लेकिन अगर जो पानी है, जैसे मान लीजिए पानी कितना अव्यवस्थित है, तो बहता हुआ पानी जिसकी कि कोई भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है? तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बहता जल की एंट्रोपी ज़्यादा हो जाएगी, जबकि जो बर्फ है उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपके बेडरूम में आप लोगों ने क्या किया है? सारे कपड़े इधर-उधर फैला कर रखे हैं, बुक्स इधर-उधर फैला के रखे हैं, तो उस जो कमरे है उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? वो
बढ़ जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो गया है। तो बेसिकली ये अव्यवस्था को दर्शाती है एंट्रोपी। जैसे-जैसे एंट्रोपी बढ़ेगी मतलब अव्यवस्था बढ़ेगी, एंट्रोपी कम होगी मतलब अव्यवस्था कम होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गैस अगर डिब्बे में बंद है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, बट अगर गैस का डब्बा खोल दें और जो है वो पूरे रूम में क्या होने लगे कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फैल जाएँगे, तो ये जो फैलना है वो कहीं न कहीं रैंडमनेस को ही शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंट्रोपी जो हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।